हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये साथ ही मुझे मेरे बिजी शेड्यूल में भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसी तरह मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जो ड्रीम आपने देखा है उसको पूरा करने में मदद कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, राहुल गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम शशांक सिंह है और मैं ईपीएफओ रीजनल ऑफिस देहरादून में अकाउंट्स ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। 2017 में यूपीएससी द्वारा लिए गए ईपीएफओ ईओ एओ एग्जाम में मैंने 31वीं रैंक हासिल की थी और आज के सेशन में हम इसी एग्जाम जो कि 2020 अक्टूबर में होने वाला है उसके बारे में आप सबसे बात करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको अपनी एकेडमिक प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम कंप्लीट किया। उसके बाद 2017 में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एलएलबी कंप्लीट किया। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन इस एग्जाम के लिए काफी फ्रूटफुल मुझे रहा और कहीं ना कहीं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मैं इन दोनों कोर्सेज की वजह से पूरी कर पा रहा था। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जैसे कि नोटिफिकेशन में आपने पढ़ा ही होगा, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होने या ना होने से क्या फायदा है या क्या नुकसान है, इसके बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे इस सेशन में थोड़ा आगे चल के। जॉब के बारे में आपको बहुत ब्रीफली मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं और क्यूरियस भी होते हैं कि एओ और ईओ, अकाउंट्स ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर में अंतर क्या है, काम में क्या अंतर है और क्या कैसे हम एओ बनते हैं या ईओ बनते हैं। तो अकाउंट्स ऑफिसर बेसिकली एक डेस्क जॉब है। जब आप ऑफिस में होते हैं, आप बहुत सारी कंपनीज जिनके ऊपर पीएफ का जो एक्ट है वो अप्लाई होता है, उनके जब आप अकाउंट्स हैंडल करते हैं तो आप अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं और आप वहां पे लॉ को एनफोर्स करते हैं, कंप्लायंस चेक करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, आप एम्प्लॉयर से मिलते हैं, तब आप एनफोर्समेंट ऑफिसर होते हैं। तो फील्ड और डेस्क इतना ही अंतर है। कैसे बनते हैं इसका जो क्राइटेरिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स होते हैं। आप एक ही आदमी जब सेलेक्ट होता है तो वो कभी भी एओ बन सकता है, कभी भी ईओ बन सकता है। ये ऑफिस डिसाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे कब कैसी जरूरत हो। आप टाइम टाइम पे एओ भी बनते हैं और टाइम टाइम पे ईओ भी बनते हैं। बाकी दोनों जो है सेम स्केल और सेम रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। एक ही आदमी होता है जो एओ भी होता है और ईओ भी होता है। खैर, मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे कैसे मैं आज यहाँ पे एओ हूँ, उसके लिए मैंने एक एग्जाम क्रैक किया और उसके लिए मैंने तैयारी की। तो हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो रिटन जो था उसके बारे में हम कम बात करेंगे क्योंकि इससे पहले हमारे फेलो ऑफिसर रत्नेश राजन ने का आपने वीडियो देखा हो तो उन्होंने काफी इन डेप्थ स्ट्रैटेजी अपनी बताई है। उन्होंने सारी बुक लिस्ट शेयर की है, सारे सोर्सेज शेयर की हैं और लगभग सारे ही जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं इस बैच के, सभी की लगभग सेम स्ट्रैटेजी रही थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी जो बुक लिस्ट है उसमें थोड़ा बहुत जो फेरबदल है उसको इस वीडियो के एंड में आपको बुक लिस्ट को मैं शेयर करूंगा। आप उसी बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप जैसा आपको सूटेबल हो आप चेंजेस कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे और भी जगह से आपको कंटेंट मिल जाएगा, वो भी काफी अच्छा है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है उसका मेन फोकस रहेगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है। इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, ये बात दिमाग में सबसे पहले बिठानी है। नॉलेज थोड़ी बहुत चेक होती है लेकिन थरोली नॉलेज चेक करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी एज एन ऑफिसर आप कैसे रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये टेस्ट करने के लिए होता है। इंटरव्यू को हम मोटा मोटा 3 टाइप के इंटरव्यूज में क्लासिफाई कर सकते हैं जो यूपीएससी के बोर्ड्स में अक्सर देखा गया है। मेरे फेलो ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 कैटेगरीज क्या है। पहला इंटरव्यू जो होता है वो आपकी हॉबीज, आपकी लाइफ और आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। दूसरा टाइप का इंटरव्यू होता है अगर आप कहीं पहले काम कर चुके हैं, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, या अभी आप कहीं काम कर रहे हैं और तब आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो उस पर्टिकुलर जॉब और उस ऑर्गेनाइजेशन और आपके वर्क के बारे में इंटरव्यू हो सकता है। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है आपकी क्वालिफिकेशन और आपने अगर स्पेशलाइजेशन किया है तो उसके बेसिस पे जो आपने पढ़ाई की है। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो तीसरे टाइप का था क्योंकि मेरे पास में बीकॉम और एलएलबी दोनों ही डिग्रीज थी जो कि इस जॉब के लिए काफी अच्छी समझी जाती हैं। इस वजह से मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए, ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो मेरी क्वालिफिकेशन और मेरे द्वारा किए गए कोर्सेज पे पूछे गए। सो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस, 3 टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना सब डेटा देते हैं, आप कहाँ पैदा हुए से लेकर कहाँ पढ़ाई की,
कहाँ जॉब की, और आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी फैमिली के बारे में सारा डेटा आप उस फॉर्म में देते हैं। जब भी ये इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पहले आपको अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म लेके बैठना है, और उसके बेस पे ही जो है आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। आपके इंटरव्यू की चाबी जो है वो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या डैफ जिसे बोलते हैं, वो ही आपकी सफलता की चाबी होता है। तो इंटरव्यू में हम अब दो पार्ट्स में बात करेंगे, बिफोर द इंटरव्यू एंड द डे ऑफ इंटरव्यू। बिफोर द इंटरव्यू में आता है कि आप कैसे तैयारी करें। तो उसमें आप जो है दो तरीके से आपको काम करना है। एक तो ग्रुप में आपको डिस्कशंस करने हैं, जीडी करना है, जिससे कि आपकी झिझक खुलेगी ग्रुप में कैसे बात करनी। हालांकि जीडी नहीं लेता यूपीएससी, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीडी से। जो मैंने किया मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ग्रुप डिस्कशन में आप इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे आपकी सिचुएशनल क्वेश्चंस हो, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, उसके बारे में भी कुछ सवाल हो सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है फेस टू फेस, वन ऑन वन पर्सनल इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ। आप एक मॉक कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ में। तो मैंने ये फ्रेंड के साथ में बिल्कुल इंटरव्यू से 2 दिन पहले भी मैं यही कर रहा था। एक फ्रेंड के साथ में मैंने उसको अपना डैफ दिया, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि जिसमें मैं आगे जाके अटक सकता हूँ जब रियल इंटरव्यू होगा, या जो मेरे डिफिकल्ट एरियाज थे जहाँ पे मेरे पास में बहुत ही कन्विंसिंग आंसर्स एकदम से नहीं निकल के आ रहे थे, वो क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने अपने फ्रेंड को दी। उसने मुझसे वो सवाल पूछे, कुछ उसने स्पॉन्टेनियस सवाल भी पूछे जिसके मैंने वहां पे आंसर दे पाया और नहीं भी दे पाया, पर मुझे पता चल गया कि मेरे वीक एरियाज क्या हैं। फिर मैंने अपना डैफ लिया और वो वीक एरियाज दोनों को कंबाइन करके मैंने वो एरियाज पे काम किया और सोचा कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर मैं क्या दे सकता हूँ। हमें कभी नहीं पता होता कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, लेकिन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से हमें काफी आइडिया रहता है कि हम अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से शेप कर सकें, उसको मोल्ड कर सकें, उसे डायरेक्ट कर सकें कि वो कहाँ को जाएगा। तो मेरे केस में क्योंकि मैंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी मेरे पास में, तो मेरा इंटरव्यू उसी तरह उसी डायरेक्शन में गया और मुझे उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये हो गया इंटरव्यू से पहले। अब इंटरव्यू वाले दिन जो है आपकी ड्रेसिंग कैसी होगी, वो ऑब्वियसली फॉर्मल कपड़े पहन के जाएंगे आप, और लड़कों के लिए स्पेशली मैं कहूँगा आप शेव करके जाएं, अच्छे से ग्रूम होके जाएं। लड़कियों के लिए मैं कहूँगा अच्छे से बाल बांध के जाएं और कॉन्फिडेंस में रहें। यूपीएससी बोर्ड जो है वो बड़ी चीज है, लेकिन आपको इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है कि आप इतने बड़े बोर्ड के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में ही है। आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। एनवायरनमेंट बहुत ही काम, पीसफुल और बहुत ही एलिगेंट एनवायरनमेंट होता है वहाँ। जब आप जाओगे आपको फील होगा। वहाँ आप जब आपका नंबर आएगा, आपको पहले बाहर बिठाया जाएगा, आपको उसके बाद में वहीं के ऑफिशियल आएंगे, वो बोलेंगे कि आपका नंबर नेक्स्ट है, आपको अंदर बुलाया जाएगा, आपको नॉक करके जाना है। आप जैसे ही घुसेंगे आपको सारे जितने भी वहाँ करीब करीब 4 ऑफिसर्स होंगे, तो बोर्ड के मेंबर्स होंगे, आपको उनको ग्रीट करना है। सभी को ग्रीट करने के बाद जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक आपको बैठना नहीं है। जब वो बोलेंगे बैठने के लिए आपको बैठना है। फिर हो सकता है वो आपसे सीधे आपको इंट्रोडक्शन पूछे या कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन हमेशा तैयार करके रखें। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उन्होंने सीधे मुझसे लॉ के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए। मुझसे स्पेसिफिकली लेबर लॉ के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, मुझसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में पूछे गए। जहां मुझे नहीं आता था वहां पे मैंने उन्हें क्लियरली बोला कि मुझे अभी इस बारे में नहीं पता है, लेकिन आई विल फाइंड आउट। तो आई विल फाइंड आउट से ये होता है कि हाँ, मेरे में एक नई चीजें लर्न करने की या पता लगाने की एक क्यूरियोसिटी है, एक ईगरनेस है, तो वो एक पॉजिटिव चीज होती है। तो मुझसे जैसे कि क्वेश्चंस, मैंने बीकॉम किया था तो मुझसे अकाउंट्स के क्वेश्चन भी पूछे गए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा, जर्नल एंट्रीज के बारे में पूछा। तो मैं लगभग सारे आंसर ठीक से दे पाया था, क्योंकि मैंने 3 साल बीकॉम और 3 साल एलएलबी में वो सब पढ़ाई की हुई थी। तो यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आपकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो कहाँ काम आती है, या उसके ना होने के क्या नुकसान है, क्या हैंडीकैप्स हैं। तो देखिए, घबराने की बात नहीं है। हमारा 250 का बैच था, उसमें से करीब करीब 150 लोग जो हैं वो इंजीनियर्स थे। तो इंजीनियरिंग का इस जॉब से उतना कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बावजूद उसके 150 officers are from an engineering background और people who don't have the desirable qualification, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्ट हुए। तो फायदा इतना है बस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होने का कि इंटरव्यू में आप अपना इंटरव्यू खुद गाइड, डायरेक्ट और शेप कर सकते हैं, अगर आपकी
किस्मत ठीक रही तो थोड़ी सी किस्मत जरूर रहती है उसमें, लेकिन आप मोटा मोटा उसको शेप कर सकते हैं कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो यहाँ मुझे बहुत फायदा हुआ। लगभग मैं सारे सवाल, क्योंकि मेरे पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी, तो सीधे वहीं से पूछे गए जो कि मुझे एक्सपेक्टेड थे। मैं अपनी लेबर लॉ की और अकाउंट्स की बुक्स पहले से ही प्रिपेयर करके गया था। इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले मुझसे वो क्वेश्चंस पूछे गए। मुझसे हॉबीज, मेरी लाइफ के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सेकंड चीज जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है वो है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टेप इन करने वाले हैं, जिसे ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईपीएफओ के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। epfindia.gov.in हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जरूर जाएं। हम ईपीएफओ क्या स्कीम चलाता है, ईपीएफओ का काम क्या है, रूल्स फंक्शंस क्या है, क्या चीज करने के लिए हमें बनाया गया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए। मुझसे ईपीएफओ के बारे में भी सवाल पूछे गए और मेरे काफी सारे बैचमेट से ईपीएफओ के बारे में जरूर सवाल पूछे गए। तो ईपीएफओ के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है कि हम क्या क्या स्कीम चलाते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारे रोल फंक्शंस क्या है, वो आपको जरूर करके जाना है। ये हो गई बात इंटरव्यू की। करीब 15 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। लगभग एवरेज टाइम यही होता है। कॉन्फिडेंस इज द की। जहां नहीं आता वहां ब्लफ नहीं करना है। कैलकुलेटेड गेस आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो आपको पॉइंट आउट कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। दिस इज हाउ माई इंटरव्यू हैपेंड। नेक्स्ट जो चीज है इस एग्जाम में वो है ईपीएफओ स्पेशल। जैसा कि राहुल भाई ने ये टर्म कॉइन किया है ईपीएफओ स्पेशल, बहुत राइटली इसको उन्होंने कॉइन किया है। ईपीएफओ स्पेशल, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस देखा हो, तो जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें ज्यादातर टॉपिक्स जो हैं दूसरे एग्जाम्स के साथ में मैच करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जो लोग दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन टॉपिक्स को पहले से ही इनके बारे में पता होता है उनको, या उन्होंने पढ़े होते हैं। लेकिन 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको लेकर सबका अभी सबको थोड़ा कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे पढ़े और ये है क्या। पहला टॉपिक है अकाउंट्स, अकाउंटेंसी। अकाउंट्स के लिए, क्योंकि मेरा अकाउंट्स बैकग्राउंड था, तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, मेरे बेसिक्स क्लियर थे। लेकिन आप लोग जो नॉन बीकॉम या नॉन अकाउंट्स वाले बैकग्राउंड से हैं, वो लोगों के लिए सिंपल फॉर्मूला में दूंगा कि आप लोग 11th स्टैंडर्ड की, 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। उसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा आप सप्लीमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के, जिसमें आपको ये रीइंफोर्स करने का मौका मिल जाएगा। अब 11th 12th की एनसीईआरटीज बेसिकली 4 पार्ट्स में है। पार्ट 1 पार्ट 2 11th में, पार्ट 1 पार्ट 2 12th में। आपको करना ही है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक पूरी लिस्ट दे रहा हूं कि 11th और 12th की पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैं उसकी लिस्ट दूंगा ताकि आपका समय बचे। आपको न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करने हैं। बुक बल्कि लग सकती है, लेकिन बल्कि है नहीं, क्योंकि हमें सिलेक्टेड ही पढ़ना है और सिलेक्टेड बेसिक क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे। वो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से देख लिया होगा। तो अकाउंट्स आपका सॉर्टेड है। नेक्स्ट जो 2 टॉपिक्स हैं वो काफी इंटरलिंक्ड हैं। वो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया और दूसरा है लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो बेसिकली हमें सबसे पहले समझना है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, सोशल सिक्योरिटी होता क्या है। अगर आपने ये इसका मीनिंग समझ लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेबर लॉ क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते क्या है, इंडस्ट्री में कैसे रिलेशंस होते हैं, किसके बीच रिलेशंस की बात हो रही है, ये बेसिक्स आपको समझने हैं। आपने अगर ये बेसिक्स समझ लिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब ये बेसिक समझने के लिए सब कह रहे हैं कि हम कौन सी किताबें उठाएं। फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे टाइम पे ये एग्जाम बहुत सालों बाद हुआ था। कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। मुझे बेनिफिट मिला क्योंकि मैंने लॉ किया था, लेकिन जैसा मैंने बताया 250 के बैच में 150 लोग नॉन लॉ नॉन कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने कहाँ से पढ़ा? तो सारे बैचमेट से बात करने के बाद और सबसे कंसल्ट करने के बाद निष्कर्ष ये निकला है कि सभी ने रैंडम सोर्सेज से पढ़ा था। किसी के पास कोई बुक नहीं थी। तो वो रैंडम सोर्सेज अभी आप लोग, हमारे टाइम पे क्योंकि गाइड करने के लिए कोई इतना मटेरियल नहीं था, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ये जो 2 टॉपिक्स हैं इनके कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने इस वीडियो के एंड में भी शेयर की है। आपने अगर ये टॉपिक्स पढ़ लिए तो आपको जो है किसी बुक की तरफ देखने का सोचना नहीं पड़ेगा। ये टॉपिक्स जो हैं आपको 4 चीजों से रिलेट करने हैं: हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। इन 4 टॉपिक्स से टच करते हुए ये टॉपिक्स हैं। तो शॉर्ट में मैं फिर भी बताना चाहूंगा, आपको स्टार्ट करना है कि बेसिकली इंडस्ट्री जो है कहां से आई, कब शुरुआत हुई। तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे जाएंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेजेस, उसके स्टेजेस, उसके बाद मास प्रोडक्शन हुआ, असेंबली लाइन आई। तो इतना जब प्रोडक्शन हो रहा था तो ज्यादा लेबर
लगाई गई वहां पे, ये लेबर लगी, तो उस लेबर की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहा, एक्सप्लॉइटेशन हुआ या उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, उनकी वेजेस बढ़ी, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो है उसी टाइम पे जब ये सब हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कई स्टेजेस आ चुके थे, उसके बाद रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, फिर कम्युनिज्म का राइज, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको पता होना चाहिए। आईएलओ के बाद आपको इंडिया में कम्युनिज्म कैसे आया, ट्रेड यूनियनिज्म कैसे आया, कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई, उसके बाद इंडिपेंडेंस के अराउंड कौन से वर्कर्स मूवमेंट चल रहे थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो है कौन कौन से लेजिस्लेशन आए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस थे, स्पेसिफिकली डीपीएसपी, कुछ कुछ ऐसे हैं जो लेबर जस्टिस, लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, इन सब की बातें करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पॉलिटी का थोड़ा सा पार्ट आ गया। इसके बाद आपको इंडिपेंडेंस के बाद आपको 5 ईयर प्लान, आपको सोशलिज्म, ये सब पता होना चाहिए, कौन कौन सी उस टाइम पे कमिटीज बनी। उसके बाद जो है ये सब चल रहा था, इतने सारे लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको जस्टिस देने के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए इतने लॉज आ रहे थे, तो इन सब का इंडस्ट्री पे, ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट रहा, इतने सारे लॉज होने का। उसके बाद 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उन रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, उनका लेबर पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडियन लेबर मूवमेंट पे, इंडियन लेबर सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट रहा, ये हमें पता होना चाहिए। ये सब एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भी लेकिन बहुत सारे लॉज हमारे पास में थे। एक इंस्पेक्टर राज जैसा माहौल था, वो एलपीजी के बाद कम हुआ या बड़ा इंस्पेक्टर राज है क्या, इतने सारे लॉज से इंडस्ट्री पे जो इम्पैक्ट पड़ा वो स्टडी करना है। फिर अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, आपको उसके उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का और लेबर का क्या रिलेशन है। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म या फिर लेबर प्रोटेक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट 44-45 लॉज को अभी 4 लेबर कोड्स में जो कोडिफाई करके सिंप्लीफाई कर रही है कि 44 से 4 सिंपल लेबर लॉज बनाने हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अब ये तो टॉपिक्स हैं, ये लिस्ट एंड में भी दी गई है, आप उसे दोबारा रेफर कर सकते हैं। ये एक सीरीज में आपको पता होना चाहिए। इसको कहाँ से करना है, इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं अभी भी, लेकिन अब आपको टॉपिक्स पता है तो आपके लिए इजी है। तो इसके सोर्सेज आपके बहुत सारे होंगे, आपको न्यूज़पेपर में वो टॉपिक्स रोज आप पढ़ेंगे, आपको वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से टॉपिक का लेबर रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे, लेबर लॉज पे, सोशल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट कौन सी नई स्कीम्स ला रही है, तो न्यूज़पेपर से आइडेंटिफाई करेंगे हम। उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया है सोशल सिक्योरिटी के बारे में, लेबर रिफॉर्म्स के बारे में, बजट में कोई नई चीजें आई हैं, कितना एलोकेशन है, क्या नई स्कीम्स आई हैं, वो हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा हम जो भी आप मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन अगर आप किसी को रेफर करते हैं, तो उसमें जहां जहां लेबर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको जरूर देखनी है। उनको आप एक नोटबुक में इन सब टॉपिक्स को आप लिखते रहें, जो जो करंट अफेयर्स से आप फिल्टर आउट कर रहे हैं, आप एक जगह इकट्ठा करें ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसान हो। इसके अलावा जो है डिफिकल्ट पार्ट थोड़ा सा मैं कहूंगा वो है बेयर एक्ट्स पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं तो इनकी बेयर एक्ट्स वो होती हैं जो पार्लियामेंट जो एक्ट जैसे पास करता है एकदम बेयर होती है, उसमें कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती, सिंपल जो लॉ है वो होता है। आपको वो लॉ सारे जो एक्ट्स हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं इसकी जो लिस्ट है हम जो है वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। लिस्ट देख के वो बेयर एक्ट्स आपको एक बार जस्ट रीड करना है, आपको रटना नहीं है, आपको बस बेसिक्स पता होना चाहिए कि कौन से लॉ में किस टाइप का प्रोविजन है, किस थीम को कौन सा लॉ टच करता है। तो आप ये कर लेंगे तो मेरे हिसाब से अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। हो सकता है एग्जाम डिले भी हो जाए ऑनगोइंग कोरोना क्राइसिस की वजह से, लेकिन आप मान के चलें कि एग्जाम अक्टूबर में ही होगा, तो अभी सफिशिएंट टाइम में आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको ज्यादा इधर उधर बुक्स के लिए नहीं भागना पड़ेगा। तो अभी मेरा स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है कि बुक्स के पीछे ना भागें, टॉपिक्स जैसे मैंने बताए आप खुद भी कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और इन टॉपिक्स को फिर आपको पता रहेंगे सब टॉपिक्स, तो आपको आइडेंटिफाई करने के बाद इजी रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है, वेगनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। सो बाकी हमारी कोशिश रहेगी हम आगे भी आपको इस तरह की अपडेट्स देते रहें जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, कीप वॉचिंग, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।